वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्रमचय तथा संचय। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले जो हमें पता होना चाहिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है द फैक्टोरियल। ठीक है, इसे हम हिंदी में भी फैक्टोरियल ही कहेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है कि फैक्टोरियल गुणा को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। ठीक है, मतलब हम जब टर्म बाय टर्म एक पद के बाद दूसरे पद तक जाते हैं गुणा करते हुए, तो उसे हम फैक्टोरियल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो मैं इसको लिखूंगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होता है, एक तो इसे डिनोट किया जाता है ये सिंबल जो मैंने यहाँ पे लगाया है इससे। ठीक है, इसके पहले जो अंक लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, वो प्रदर्शित करता है कि आपको किस लिमिट तक जाकर गुणा करना है। गुणा की शुरुआत हमेशा 1 से होगी। ठीक है, 1 से ही स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, जहाँ तक फैक्टोरियल नोटेशन में दिया गया है। ठीक है, एक जर्नल रूल की तरह अगर मैं इसे लिखूं तो हम इसे n फैक्टोरियल कहते हैं। n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसी प्रकार से n-1 गुणा n। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब। ठीक है ना, 1 से लेके n तक का गुणा। अब यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाया गया है या जो कंडीशन लगाई गई है वो इस n पर है। ठीक है, ये जो n जिसके लिए आप फैक्टोरियल नोटेशन यूज करते हैं, इसके ऊपर कंडीशन लगाई गई है कि ये नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो n है इसे प्राकृत संख्या होना कंपलसरी होता है। ठीक है ना, तो अगर ये n प्राकृत संख्या है तो हम इसे फैक्टोरियल n की तरह यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 1 × 2 बराबर 2। फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 1 × 2 × 3 मतलब कि 6। ठीक है, इसी तरह से फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 120। ठीक है, तो इसी तरह से हम फैक्टोरियल नोटेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब फैक्टोरियल नोटेशंस को लिखने का कारण क्या होता है, तो कारण बहुत सिंपल है कि हम अपने नोटेशंस को सिंपल बनाना चाहते हैं। अगर मैं कहीं पे लिखूं 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो यहाँ तक तो ठीक है, मगर अगर मानिए कि मुझे कंटिन्यूएशन में 16 अंकों तक गुणा करना है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक गुणा करना है। ठीक है, और मैं अगर इस नोटेशन को हमेशा इसी तरह से गुणा की फॉर्म में 1 से 16 तक लिखूंगा हर बार जहां जहां मुझे यूज करना होता है, तो वो नोटेशन बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको आसान तरीके से फैक्टोरियल की तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब होता है एक चीज 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल जो होता है वो हमने डिफाइन किया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं 2 1 3 लिख रहा हूं तो मेरा गुणा 1 से शुरू हो रहा है।
ठीक है, हमेशा 1 से शुरू होता है। तो 0 फैक्टोरियल क्या होगा? तो 0 फैक्टोरियल हमने परिभाषित किया है कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होगा। ये हमारी डेफिनेशन है, हमने ये डेफिनेशन खुद अपनी सुविधा के लिए बनाई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमने अपनी सुविधा देखी कि हमें 0 फैक्टोरियल को 1 लिखना है, इसलिए हमने 0 फैक्टोरियल को 1 लिखा। ठीक है, बस बहुत सिंपल सा बात है। अब हम देखते हैं कि नोटेशन आपस में किस तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3। अब अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 5 फैक्टोरियल क्या हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस 5 फैक्टोरियल को मैं 3 फैक्टोरियल की तरह से लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली जैसा कि आप देख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 तो यहाँ पे भी है, 1 इंटू 2 इंटू 3 तो यहाँ पर भी है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये तो 3 फैक्टोरियल से रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, अगर मुझे इसकी जगह लिखना होता 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल क्या होता? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 6 इंटू 7 इंटू 8, और मेरे पास एक जगह पे होता 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल में क्या होता? 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। तो अब 9 और 8 फैक्टोरियल में क्या रिलेशन है? तो 9 और 8 फैक्टोरियल में बहुत सिंपल सा रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंतर कहाँ आया? केवल 9 का। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमेशा फैक्टोरियल को एक प्रीवियस नोटेशन के मल्टीप्लिकेशन की तरह लिख सकते हैं। तो इसको मैं एक रूल की तरह अगर मान के चलूं तो मैं इसको लिख सकता हूं n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब जस्ट एक पीछे वाले के साथ जाएं और उस नंबर को भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा या 9 फैक्टोरियल में लिखा, तो मैं 9 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखिए, अब अगर मैं इससे 7 फैक्टोरियल को लिखूं तो 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों नोटेशंस को जोड़ दूं, तो 8 फैक्टोरियल बराबर 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 8 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो 9 फैक्टोरियल बराबर क्या आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल बराबर 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यही होगा। अब ये 8 और 9 दोनों को बाहर लेते हैं तो 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक जनरल रूल की तरह लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था, तो ये एक जनरल रूल की तरह क्या होगा? n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब अगर आपको n फैक्टोरियल लिखना है तो n आया, n माइनस 1 आया, तो बचेगा क्या? n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हम जितनी भी टर्म्स को बाहर निकालेंगे उससे एक टर्म छोटे तक के फैक्टोरियल को हम लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसी को अगर एक जर्नल रूल की तरह लिखूं मैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक टर्म को बाहर लिया तो -1, यहाँ पे मैंने 2 टर्म को बाहर लिया तो -2। अगर मैं r टर्म्स को बाहर लेता हूं तो क्या आएगा? अगर मैं r टर्म्स को बाहर लूंगा तो n फैक्टोरियल बराबर n माइनस 1 अप टू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारा नोटेशन इस तरह का हो जाए। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है?
कंडीशन यही है कि ये जो है ये कितना हो सकता है, ये गिरते गिरते माइनस होके 0 तक पहुंच सकता है, जिसका मान 1 होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसे 0 तक छोटा कर सकते हैं, 0 से ज़्यादा छोटा हम इसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम एक जनरल फैक्टोरियल रूल को पढ़ते हैं, फैक्टोरियल्स के रूल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम फैक्टोरियल्स को अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे ताकि हम फैक्टोरियल्स को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। तो हमारा पहला उदाहरण हम लेते हैं कि फाइंड n if n+2 फैक्टोरियल बराबर 2550 इंटू n फैक्टोरियल। हमें n का मान ज्ञात करना है यदि n+2 फैक्टोरियल बराबर 2550 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर ऐसा हो तो n फैक्टोरियल का n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। कहाँ तक तोड़ेंगे, n फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम एक फैक्टोरियल एक वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो ये एक डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं n+2 को बाहर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 फैक्टोरियल 2550 इंटू n फैक्टोरियल। अब अगर मैं इसमें से n+1 को और बाहर लेता हूं तो क्या आ जाएगा, ये n+2, ये n+1, तो बचेगा क्या, n फैक्टोरियल 2550 इंटू n फैक्टोरियल, यही आएगा। ठीक है, अब n फैक्टोरियल जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों तरफ है। तो जो संख्या दोनों तरफ गुणा में होती है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, n+2 n+1 बराबर 2550। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा n² प्लस 3n माइनस 2548 इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, जब हम इसको ऊपर से लाएंगे तो ये एक समीकरण बन जाएगी कि n² प्लस 3n माइनस 2548 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हमें हल करना होगा। हल करने के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ये फैक्टर्स क्या हैं तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास श्रीधराचार्य मेथड होता है, आप श्रीधराचार्य मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर आपका समीकरण हो तो आपका x बराबर होगा -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये आपका श्रीधराचार्य मेथड होगा। आप चाहें तो उस मेथड से यूज़ करें, नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसके दो पार्ट बनते हैं, एक बनता है 52 और एक बनता है 49 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब n बराबर आइदर -52 और 49। ठीक है, अब हम दोनों संभावनाओं पे विचार करते हैं, एक 52 और एक 49। ठीक है, तो ऑब्वियसली 52 नहीं हो सकता। इसके नहीं होने का क्या कारण है, क्योंकि हमने जब फैक्टोरियल को परिभाषित किया था n फैक्टोरियल, तो वहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियर किया था इस चीज़ को कि ये फैक्टोरियल जो होगा ये इसमें केवल प्राकृत संख्याएं शामिल होंगी, इसमें नेगेटिव नंबर शामिल नहीं हो सकते या फ्रैक्शनल नंबर शामिल नहीं हो सकते। ये हमने इसकी परिभाषा में ही डाल दिया था। ठीक है, तो इस कारण से ये जो -52 है ये होना संभव नहीं है। तो जब ये होना संभव नहीं है तो इसका मतलब आंसर हमारे पास स्ट्रेट है 49।
ठीक है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया था इसमें n का मान होगा 49। ठीक है, मैं चाहूँगा आप लोग इसे चेक भी करें, एक बार क्रॉस चेक करें और आंसर आपके क्या आता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं इसी तरह से। इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n minus 2 फैक्टोरियल and n factorial upon 4 factorial n minus 4 factorial are in the ratio 2:1, find the value of n। ठीक है, अगर इन दोनों का रेशो 2:1 हो तो n का मान निकालना है। रेशो का मतलब इन दोनों को अगर मैं भाग देता हूं, मतलब कि n अपॉन 2 फैक्टोरियल n minus 2 फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n minus 4 फैक्टोरियल, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो इसका जो मान होगा वो होगा 2/1। ठीक है, अब बटे का बटा जो होता है ये ऊपर आएगा तो ये संख्या जो है ये उल्टी हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल n minus 2 फैक्टोरियल। मैं चाहूँगा आप सारे उदाहरण एक बार देखने के पहले उनको कोशिश करें कि अगर आप भी सॉल्व कर सकें तो 2/1। ठीक है, अब जो जो संख्याएं कट सकती हैं उन्हें काट देते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं देखूँ तो ये n फैक्टोरियल से कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 4 में से हम 4 को बाहर लें, 3 को बाहर लें तो बचेगा 2 फैक्टोरियल, तो उसको हम इससे कैंसिल आउट करेंगे। इसी तरह से यहाँ n minus 2 और यहाँ पे n minus 4, तो n minus 4 छोटा है, तो इसमें से भी अगर हम 2 संख्याओं को बाहर निकालेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख लेते हैं। 4 को तो हम लिखते हैं 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, ये हो गया एक सेट हमारा, और दूसरा सेट हो गया n minus 4 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा फर्स्ट सेट में 2 फैक्टोरियल एज इट इज। अब n minus 2 इसमें से मैं 2 बार घटाता हूँ, तो एक बार n minus 2 फिर n minus 3, तो बचेगा n minus 4 फैक्टोरियल बराबर 2/1। ठीक है, अब फिर से हम वही करते हैं कि बराबर जो संख्याएं हैं उन्हें हटा देते हैं। तो अब हमारे पास जो ये संख्याएं बची हैं इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह की आएंगी, 2 into n minus 2 n minus 3 बराबर 4 into 3, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का एक समीकरण बन गया। जब हम इसे समीकरण की तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n बराबर 0, तो n बराबर 0 या 5। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, n बराबर 0 या n बराबर 5। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ था n minus 2 फैक्टोरियल है n minus 4 फैक्टोरियल। अगर n का मान हम 0 लेते हैं, ठीक है, अगर हम n का मान ये वाला जो फर्स्ट वैल्यू आई थी 0, अगर हम इसे लेते हैं तो ये नंबर n minus 2 जो होगा ये -2 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये -4 फैक्टोरियल, और हमें पता है कि फैक्टोरियल नोटेशन में वैल्यू नेगेटिव नहीं ली जाती, तो हम इसका मतलब इसमें 0 को नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकते, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है 5 का, तो इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हमारा आंसर हो गया 5। तो ये हमारे 2 सिंपल उदाहरण थे। एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए। इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल बराबर x/11 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात करना है।
ठीक है, ये एक सिंपल समीकरण है। मैं चाहूँगा आप वीडियो को एक बार पॉज करें और इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब आपने कोशिश कर ली हो तो हम एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 9 फैक्टोरियल सबसे छोटा है। 10 फैक्टोरियल को हम 9 फैक्टोरियल की टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। हम इसमें से एक 10 को बाहर लेंगे तो बचेगा 9 फैक्टोरियल। इसी तरह से 11 फैक्टोरियल जो है इसको भी हम 9 फैक्टोरियल की टर्म्स में लिख सकते हैं। उसके लिए हम इसमें से 11 और 10 को बाहर लेंगे तो बचेगा 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 × 9 फैक्टोरियल। इसी तरह से हम 11 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों वैल्यू को इस दिए हुए समीकरण के अंदर रखता हूं तो इस समीकरण की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 × 9 फैक्टोरियल बराबर x/11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए /9 फैक्टोरियल /9 फैक्टोरियल /9 फैक्टोरियल, तो हम 9 फैक्टोरियल को ओवरऑल कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1 प्लस 1/10 प्लस बराबर x 11 × 10। ये बचा। क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं हम इन दोनों को टर्म्स को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 110 यहाँ पर प्लस 110/10 बराबर x। ठीक है, अब ये 110 से कैंसिल आउट होगा और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो आपका फाइनली आंसर बन जाएगा x बराबर 1:1। ठीक है, x बराबर 121। तो अगर ये समीकरण को संतुष्ट करना है तो x का मान होना चाहिए 121। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टोरियल नोटेशंस के अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की तरफ जाने के लिए हमारे सबसे पहली सीढ़ी पे आते हैं। और हमारी सबसे पहली सीढ़ी या जो आधारभूत ढांचा है पीएनसी का वो इन्हीं सिद्धांत के ऊपर है। तो सिद्धांत है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, गणना के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, गणना के मूलभूत सिद्धांत। तो गणना के मूलभूत रूप से दो सिद्धांत हैं। ठीक है, पहला है मल्टीप्लिकेशन या गुणा का सिद्धांत और दूसरा है योग का सिद्धांत। ठीक है, एडिशन का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गुणा का मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार इफ देयर आर टू जॉब्स, ठीक है, टू जॉब्स, दो कार्य हैं करने के लिए, सच दैट one of them can be completed in m ways। ठीक है, मतलब एक कार्य को m तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, एंड सेकेंड one can be completed in n ways
ठीक है। तो जो पहला कार्य है वो m तरीकों से हो सकता है और दूसरा जो कार्य है वो n तरीकों से हो सकता है, ठीक है। बट सेकंड जॉब कैन बी परफॉर्म्ड only after completion of first job, ठीक है। मगर जब तक पहला कार्य पूरा नहीं हो सकता तब तक आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। इसे कुछ ऐसा समझिए कि अगर खाना बना नहीं है तो आप खा नहीं सकते, ठीक है। अब खाना बनाने के 10 तरीके हैं, ठीक है, और खाना खाने के 4 तरीके हैं, ठीक है। यही मानते जॉब 1 और जॉब 2। तो खाना कब तक, आप खाना ऐसा थोड़ी ना है कि बना ही नहीं और आपने खा लिया। तो जब तक पहला कार्य नहीं होता तब तक दूसरा कार्य नहीं हो सकता, ठीक है। देन टू जॉब्स in succession can be completed by m cross n ways। तो जो दोनों कार्य होंगे वो एक साथ में m क्रॉस n तरीकों से किए जा सकते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण और पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि अगर आपने खाना बनाना और खाना खाना 2 टास्क लिए तो जब तक आपका खाना बन नहीं जाता तब तक आप खाना खा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको खाना बना के खाने कितने तरीके से आप खाना बना के खा सकते हैं, ठीक है, तो खाना बनाने के 10 तरीके और खाना खाने के 4 तरीके, ठीक है। तो ये जो दोनों कंबाइंड बनते हैं तो आपके खाना बना के खाने के टोटल तरीके होंगे 40, ठीक है। ये कैसे होगा ये हम एग्जाम्पल में समझेंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है, योग का मूलभूत सिद्धांत, ठीक है। इफ देयर आर 2 jobs such that they can be performed independently in m and n ways respectively, then either of the 2 jobs can be performed in m plus n ways, ठीक है। तो ये होता है एडिशन का रूल। मगर यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, एक में था मल्टीप्लिकेशन में सक्सेसिवली, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, मगर वहीं पे दूसरी तरफ एडिशन में क्या हुआ, एडिशन में रूल चेंज होके हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब कि जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यही ये ध्यान रखिएगा कि एक जगह डिपेंडेंसी है और एक जगह इंडिपेंडेंसी है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम कल समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर आपको कोई भी आज के
लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, और इससे जो रिलेटेड एग्जांपल्स आपको या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में आती हों वो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। बाकी आपके पास व्हाट्सएप नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वहाँ पे जवाब दे दूँगा। थैंक यू।